अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? सेलुलर इवेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वस्कुलर चेंजिंग। यह इन्फ्लेमेटरी का एक रिएक्शन है जिसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं। वस्कुलर चेंजिंग हम में क्या होता है, आर्टरी डायलेट होते हैं एंड जो इनकी परमेबिलिटी है ना इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इंक्रीज परमेबिलिटी। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट को हम वाइट ब्लड सेल इवेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो वाइट ब्लड सेल हैं ये इन्वॉल्व होंगे। अब सेलुलर इवेंट में दो रिएक्शन होते हैं। एक क्या होता है, रिमूव द कॉज ऑफ इंजरी, दूसरा रिमूव द नेक्रोटिक सेल। इस बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, इस बैक्टीरिया की वजह से इस सेल में इंजरी हुआ। ठीक है, तो फिर हम इस सेलुलर इवेंट में हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे और ये जो नेक्रोटिक सेल था, ये जो सेल इंजर हुआ था, इस सेल को रिमूव करेंगे। तो होता क्या है, इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे? हीमो कंसनट्रेटेड। हीमो कंसनट्रेटेड है क्या? हमें पता है जब हमारे आर्टरी डायलेट हुए ना, आर्टरी डायलेट हुए तो जो ब्लड का फ्लो था वो बहुत स्पीड हुआ, है ना। ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हुआ, ब्लड बहुत स्पीडी से फ्लो करने लगा। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो इंक्रीज परमेबिलिटी हुई तो यहाँ पर जो हमारे वस्कुलर कंपार्टमेंट था, यहाँ के फ्लूइड मूव करके हमारे इंटस्टिशियल एरिया में आ गए। और उस फ्लूइड में क्या था, उस फ्लूइड में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, हमारे प्रोटीन थे, एंटीबॉडीज़ और वाइट ब्लड सेल। तो फ्लूइड जो यहाँ पर आ गए तो हमारा जो ब्लड था ना, पीछे जो ब्लड रह गया था, वो ब्लड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ। ठीक है, वो ब्लड ज़्यादा कंसनट्रेटेड हुआ। अब कंसनट्रेटेड ब्लड को हम क्या कहेंगे? हीमो कंसनट्रेटेड। तो फिर जाहिर सी बात है, जो ब्लड कंसनट्रेटेड होगा तो आप बताएं उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी या कम? ऑब्वियसली उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ब्लड स्लो मूव करेगा या फिर स्पीड? तो ब्लड की जो मूवमेंट होगी ना, फ्लो होगी, ब्लड फ्लो करेगा तो बहुत स्लोली स्लोली ब्लड की फ्लो होगी। तो जब विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ब्लड फ्लो जो स्लोली करने लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टेसिस। उसको हम स्टेसिस कहेंगे। अब होता क्या है, नॉर्मली जो हमारे ब्लड का फ़्लो है वो लीनियर फ़्लो है या फिर उसको हम क्या कहते हैं? लमेनर फ़्लो। लीनियर या लमेनर फ़्लो क्या है? ये जो हमारा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, ये जो हमारा ब्लड वेसल है ना, सपोज़ जो भी ब्लड वेसल, उसमें होता क्या है, उसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं वो हमेशा हमारे सेंटर में होते हैं। फिर उसके बाद हमारे रेड ब्लड सेल, फिर उसके बाद हमारे प्लेटलेट, प्लेटलेट के बाद फिर हमारे प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। क्योंकि ये जो वाइट ब्लड सेल का वेट है ना वो सबसे ज़्यादा, इसीलिए सेंटर में है। फिर रेड ब्लड सेल, देन प्लेटलेट और फिर प्लाज्मा। वाइट ब्लड सेल्स का जो वेट है, मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, वाइट ब्लड सेल्स वो है 10 to 14 माइक्रोन्स। और फिर जो रेड ब्लड सेल है, RBC, वो कितना है? 7 to 8 माइक्रोन्स। देन हमारे जो प्लेटलेट हैं वो है 1 to 2 माइक्रोन्स। इसी वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, वो सेंटर में है, फिर रेड ब्लड सेल, देन प्लेटलेट, वो देन प्लाज्मा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल तो कंडीशन नहीं है, तो ब्लड की फ्लो इस तरह नहीं होगी। ब्लड की फ्लो किस तरह होगी? जो रेड ब्लड सेल हैं ये एक दूसरे के साथ, ब्लड जो है ना बहुत स्पीडी से फ्लो करने की वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं वो होते हैं स्टिकी ना, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, क्लम्पिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर जो फिर रेड ब्लड सेल का वेट है वो वाइट ब्लड सेल से ज़्यादा हो जाता है। तो फिर रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल को इस साइड में, अपने साइड में पुश कर लेते हैं। तो फिर जो वाइट ब्लड सेल हैं वो इस तरफ आ जाते हैं और सेंटर में रेड ब्लड सेल्स। जब वाइट ब्लड सेल दरमियान से अट कर यहाँ पर साइड में आ जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेनेशन। ठीक है, मार्जिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनेशन। क्योंकि जो रेड ब्लड सेल थे इन्होंने एक दूसरे के साथ क्लम्पिंग किया, उनकी वेट ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा होने की वजह से वो सेंटर में आ गए और वाइट ब्लड सेल को साइड में किया। बट यहाँ पर भी इसमें हमारा फ़ायदा है क्योंकि हमें वाइट ब्लड सेल इस एरिया में चाहिए, इस एरिया में, ताकि ये वाइट ब्लड सेल इन बैक्टीरिया को ये यहाँ से गेट आउट करें और ये जो सेल इंजर है इसको ठीक करें। तो ठीक है, इसमें हमारा फ़ायदा है, हमें खुश होना चाहिए। तो जब वाइट ब्लड सेल यहाँ पर आता है फिर होता क्या है
कि हमारे जो इंजर्ड सेल थे ना, इंजर्ड सेल क्या करता है। अब हमें वाइट ब्लड सेल यहाँ पर चाहिए, तो ये सेल और ये बैक्टीरिया में थोड़ा सा भी हमारा हेल्प है कि बैक्टीरिया हमारा क्या काम करता है, मैं आपको बताती हूँ आगे। लेकिन जो इंजर्ड सेल है, इंजर्ड सेल से क्या होता है, केमिकल मेडिएटर रिलीज होते हैं, ठीक है। इन इंजर्ड सेल से क्या होता है, जब चोट लगती है, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो उसके 1-2 मिनट में, ठीक है, हम मिनट्स कह सकते हैं, 1-2 घंटे में नहीं, 1-2 मिनट में फ़ौरन, इट मीन्स इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के फ़ौरन बाद क्या होता है, इस इंजर्ड सेल से हिस्टामिन, थ्रोम्बिन एंड ल्यूकोट्रिन्स रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। हिस्टामिन, थ्रोम्बिन एंड ल्यूकोट्रिन यहाँ से इमीडिएटली फ़ौरन रिलीज़ होते हैं। फिर वो ये क्या करते हैं, अब पहले मैं ये बताऊँ कि हिस्टामिन जो था ये हमें कहाँ से मिला, ये मास्ट सेल से है ना, जो स्ट्रोमल सेल था, मास्ट सेल प्री फॉर्म था, वहाँ से मिला। और ल्यूकोट्रिन भी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर इंजर्ड सेल रिलीज़ कर लेता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन, पिछले वीडियो में मैंने बताया। और ये जो थ्रोम्बिन है ये कहाँ से मिले, दिस आर ड्राइव फ्रॉम द कोगुलेशन फैक्टर फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ये वहाँ से हमें मिलता है। फिर ये फ़ौरन 1-2 मिनट के बाद आकर एंडोथेलियल सेल के सरफेस के रिसेप्टर। तो अब होता क्या है, ये हिस्टामिन, थ्रोम्बिन एंड ल्यूकोट्रिन इस इंजर्ड सेल से रिलीज़ होकर, कुछ तो इंजर्ड सेल से आएंगे, कुछ हमें पता है कि ये जो है ये हमारे कोगुलेशन फैक्टर से मिलते हैं ना, थ्रोम्बिन क्या करता है, ये आकर यहाँ पर एंडोथेलियल सेल के रिसेप्टर पर बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद होता क्या है, एंडोथेलियल सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, क्या हैं, ग्रेन्यूल्स। इनका नाम क्या है, इनको हम कहते हैं वेबल पैलेट बॉडीज़। ये वेबल पैलेट्स बॉडीज़ यहाँ से मूव करके यहाँ पर इस सरफेस में आ जाते हैं। फिर होता क्या है, ये अपने एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर इस तरह से हुक्स एक्सप्रेस करते हैं, इनको क्या कहते हैं, हुक्स। लेकिन इसका एक नाम है, इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं सेलेक्टेंट्स, ठीक है। इनको हम पी सेलेक्टेंट्स कहते हैं। पी सेलेक्टेंट्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट जो हैं वो इनको बनाता है, फिर बाद में ये प्री फॉर्म्ड होते हैं एंडोथेलियल सेल में। तो यहाँ पर जब वाइट ब्लड सेल आया ना, तो इस वाइट ब्लड सेल को इस एंडोथेलियल सेल ने पकड़ना है ताकि वो उसको लेकर यहाँ पर भेज दें और यहाँ पर इस सेल को ठीक करें और इस बैक्टीरिया को यहाँ से निकाल दें, है ना। तो होता क्या है, ये एंडोथेलियल सेल ने अपने ऊपर ये पी सेलेक्टेंट्स बनाया, प्लेटलेट सेलेक्टेंट्स। वाइट ब्लड सेल के ऊपर भी नेचुरली नॉर्मली इस तरह का सेलेक्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, ये नॉर्मली इसके ऊपर मौजूद हैं। बट ये जो सेलेक्टेंट्स हमारे जो एंडोथेलियल सेल के ऊपर सेलेक्टेंट्स है वो प्रोटीन से बना हुआ है ना, बट ये जो वाइट ब्लड सेल के ऊपर सेलेक्टेंट्स हैं वो शुगर से बने हैं, उनको हम कहते हैं सियालेटेड शुगर। तो फिर होता क्या है, ये दोनों अपने इस हुक्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं ताकि फिर एंडोथेलियल सेल इसको इस इंजर एरिया में ले आए। बट होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड है और ब्लड की फ़्लो है वो स्पीड है, तो ब्लड की फ़्लो की स्पीड की वजह से इन दोनों का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे आगे भी एंडोथेलियल सेल हैं और सब में हुक्स हैं, कोई इस पार्ट में यहाँ पर अगर नहीं हो तो किसी पार्ट में तो एंडोथेलियल सेल उसको पकड़ कर यहाँ पर तो ले आएगा ना। तो फिर होता क्या है, यहाँ से जब इसका बॉन्ड टूट जाता है और ब्लड फ्लो की स्पीड फ्लो की वजह से ये जो वाइट ब्लड सेल है ये रोलिंग करके यहाँ तक आ जाता है ना, तो घूम फिर कर यहाँ पर आ जाता है। फिर होता क्या है, हमें ये वाइट ब्लड सेल यहाँ पर वेलों की तरह घूमना नहीं है, इसे यहाँ इसका काम यहाँ पर है, ठीक है, इसका काम यहाँ पर है, यहाँ पर घूम कर वापस जाना नहीं है। फिर क्या होता है, फिर से जो इंजर्ड सेल हैं ये इंटरल्यूकिन-1 एंड ट्यूमर निक्लोटिड फैक्टर को रिलीज़ करते हैं कि ये सेल कहता है इन तीनों से तो नहीं हुआ, अब तुम जाकर इस वाइट ब्लड सेल को पकड़ कर यहाँ पर ले आओ। ये कहता है ठीक है, अब मैं पकड़ के ले आऊँगा। तो ये इंटरल्यूकिन-1 एंड ट्यूमर निक्लोटिड फैक्टर जाकर इस एंडोथेलियल सेल के ऊपर जो है रिसेप्टर हैं यहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। बाइंड करने के बाद क्या है, हमें पता है कि जो इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपना जीन एक्सप्रेस करता है, जीन एक्सप्रेस करने के बाद वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर ट्रांसलेट होने के बाद प्रोटीन बनाता है ना। फिर यहाँ क्या होता है, ये एंडोथेलियल सेल इसी तरह इस प्रोसेस में अपना ये हुक्स बनाने लग जाता है और इस हुक को एंडोथेलियल सेल के सरफेस में इसको एक्सप्रेस कर लेता है।
लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो हुक्स थे वो पी सेलेक्टेंट्स थे, क्योंकि ये प्लेटलेट ने पहले से बनाकर इसे दे दिया था, इसने ये प्री फॉर्म थे। बट यहाँ पर जो हुक्स बने ये एंडोथेलियल सेल ने खुद बनाए हैं ना, इसके जीन एक्सप्रेस हुए, देन एंडोथेलियल सेल के ऊपर ये प्लेटलेट बने। तो इस सेलेक्टेंट्स को हम ई सेलेक्टेंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते थे? पी सेलेक्टेंट, क्योंकि प्लेटलेट ने बनाए प्लेटलेट सेलेक्टेंट। अब ये ई सेलेक्टेंट्स है, मीन्स एंडोथेलियल सेल सेलेक्टेंट्स, ठीक है, एंडोथेलियल सेलेक्टेंट्स। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ई सेलेक्टेंट्स। फिर क्या होता है, ये जो वाइट ब्लड सेल है यहाँ से इसका बॉन्ड टूट गया, रोलिंग करते 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 ये यहाँ पर आया। यहाँ पर इसने फिर कोशिश की कि वो अपने सेलेक्टेंट के साथ इसके साथ बॉन्डिंग करें, ठीक है, इसके साथ बॉन्डिंग करें और फिर वो यहाँ पर आ जाएं। फिर वही अगेन वही केस होता है कि ब्लड की फ्लो ज़्यादा होने की वजह से फिर से इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है, फिर ये फेल। ये इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर रेगुलेटेड फैक्टर जो है कुछ घंटे बाद प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये इनकी तरह प्री फॉर्म्ड नहीं था, ये इसने खुद बनाया, बनाने के बाद प्रोड्यूस किया। तो क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर रेगुलेटेड फैक्टर इंजरी के कुछ घंटे बाद 3 to 4 इस तरह घंटे बाद ये रिलीज़ होते हैं। फिर क्या होता है, इस सेल को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि इन तीनों से कुछ नहीं हुआ, इसने भी कुछ नहीं किया। ये क्या करता है, ये कीमोकाइंस को रिलीज़ करता है। कीमोकाइंस भी साइटोकाइंस का एक टाइप है, ठीक है, साइटोकाइंस का एक टाइप है। तो कीमोकाइंस कहता है मैं जाकर इस वाइट ब्लड सेल को यहाँ पर ले आऊँगा। तो इसमें से ज़्यादातर इंटरल्यूकिन्स 8 जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इंटरल्यूकिन्स 8 जो है ना, ये ज़्यादा दीज आर कीमोटैक्टिक फॉर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल को देखकर वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूट्रोफिल को देखने के बाद, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये जो सेल है, सेल ने कीमोकाइंस रिलीज़ किया, इंटरल्यूकिन्स 8 ये आया, इसने क्या किया, इसने बाइंड नहीं किया, ये चला गया पहले यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनके होल्डर्स मौजूद हैं। तो क्या किया, ये आकर यहाँ पर बैठ गया कि जब भी वाइट ब्लड सेल यहाँ से गुजरेगा तो मैं इसको फ़ौरन पकड़ूंगा, ठीक है। जो ये वाइट ब्लड सेल है, ये मैं पहले यहाँ पर ड्रॉ करूँ वाइट ब्लड सेल को। वाइट ब्लड सेल क्या है, ये इस तरह वाइट ब्लड सेल है, इसके ऊपर नॉर्मली हुक्स मौजूद हैं जिसको हम सियालेटेड शुगर कहते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर इस तरह ना एंटीग्रेंस मौजूद हैं, एंटीग्रेंस मौजूद हैं जो इसे क्लोज फॉर्म में हैं, ठीक है, इस तरह बंद हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल है ये रोलिंग करते 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 जब यहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ पर आ जाता है, तो वाइट ब्लड सेल्स के जो हुक्स थे ना, सियालेटेड शुगर, ये एंडोथेलियल सेल के इस हुक के साथ इनकी वीक बॉन्डिंग तो हो ही जाती है। फिर होता क्या है, अच्छा जी, फिर होता क्या है, ये जो ये क्या था, ये कीमोकाइंस था, ठीक है। कीमोकाइंस इस चेयर के ऊपर आकर बैठ गया कि जब भी वाइट ब्लड से यहाँ से गुजरेगा तो मैं इसको पकड़ कर यहाँ पर ले आऊँगा ना। तो फिर जब वाइट ब्लड सेल के ऊपर हमने क्या कहा, इंटीग्रेंस ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि क्लोज हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इनके सियालेटेड हुक्स हैं, ठीक है, सियालेटेड शुगर हैं। तो जब वाइट ब्लड सेल यहाँ पर आया तो एंडोथेलियल सेल के ऊपर जो सेलेक्टेंट था और जो वाइट ब्लड सेल के ऊपर सियालेटेड शुगर थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ एक वीक बॉन्ड बना लिया। फिर ये जो साइटोकाइंस था ना, साइटोकाइंस ने क्या किया, इसने इस वाइट ब्लड सेल को सिग्नल दिया। जैसे ही वाइट ब्लड सेल को सिग्नल मिला तो वाइट ब्लड सेल ने अपने यहाँ पर जो इसके हुक्स वो थे, एंटीग्रेंस थे ना, इसने अपने एंटीग्रेंस को यूँ ओपन किया, ठीक है, ये ओपन किया और इस मॉलिक्यूल्स एंडोथेलियल सेल के ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इनको यू बाइंड किया, ठीक है, इनको अपने ऊपर हाथ में समझ लो पकड़ लिया, ठीक है। जब स्ट्रांगली हाथ से पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है अब ये वाइट ब्लड सेल कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स जितने एंडोथेलियल सेल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद थे। कीमोकाइंस ने वाइट ब्लड सेल को या फिर ल्यूकोसाइट को या फिर न्यूट्रोफिल जो भी कहें आप, उसको सिग्नल दिया, उसने अपने इंटीग्रेंस को ओपन किया और ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनको यू बाइंड किया, ठीक है, इनके साथ बाइंड किया। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं क्या, इनको कहते हैं आई केम एंड वी केम, ठीक है। इसको आई केम एंड वी केम, आई केम मीन्स इंट्रा सेलुलर एडहेंस मॉलिक्यूल एंड वस्कुलर सेल एडहेंस मॉलिक्यूल्स। तो फिर वाइट ब्लड सेल यहाँ पर इनके साथ इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई। अब ये वाइट ब्लड सेल कहीं नहीं जा सकता, ठीक है, जितनी भी स्पीड ब्लड की फ़्लो हो इन दोनों की तरह बॉन्ड नहीं टूट सकती, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
अब यहाँ पर वाइट ब्लड सेल को तो इसने पकड़ लिया। अब वाइट ब्लड सेल कैसे यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो ल्यूकोसाइट है ये यहाँ कैसे आएगा। अब अच्छा जी, अब होता क्या है इस सेल से होता क्या है कि फिर से साइटोकाइंस रिलीज होगी। ये साइटोकाइंस जाकर इस एंडोथेलियल सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल दोनों पर बाइंड करेगी। फिर इसके बाद होता क्या है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करेंगे दोनों तरफ और हाथ मिलाएंगे। यहाँ वाइट ब्लड सेल और इस तरफ एंडोथेलियल सेल, वाइट ब्लड सेल एंड एंडोथेलियल सेल, ठीक है। दोनों एक दूसरे सेम, ये भी वाइट ब्लड सेल भी सेम मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करने लगेगा एंड एंडोथेलियल सेल्स। वो मॉलिक्यूल है क्या, उसको हम कहते हैं PKM1, ठीक है। PKM1 प्लेटलेट एंडोथेलियल एडहेंशन मॉलिक्यूल, या फिर हम इसको CD3 भी कहते हैं। जिसकी वजह से ये दोनों क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक है। हाथ मिलाने के बाद जाहिर सी बात है एंडोथेलियल ने इस वाइट ब्लड सेल को बुद्धू बनाया। अब हाथ मिलाने के बाद इसको खींचकर इस अपने बेसमेंट में रख देता है, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद कुछ देर के लिए वाइट ब्लड सेल यहाँ पर आराम फरमाएगा, ठीक है। इस बेसमेंट एरिया में क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल आराम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद होता क्या है कि फिर से ये जो सेल है ये साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा और उस वाइट ब्लड सेल को कहेगा उठ जाओ भाई, आप यहाँ पर सोने नहीं आए हो, आपका काम यहाँ पर है। फिर उठने के बाद फिर वाइट ब्लड सेल क्या करेगी, न्यूट्रोफिल या फिर ल्यूकोसाइट, कुछ भी ना, वाइट ब्लड सेल का एक टाइप। तो वो क्या करेगा, ये जाहिर सी बात है हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये किस चीज़ से बना है आप बताएं मुझे। ये बना है कोलेजन से। तो फिर वाइट ब्लड सेल क्या करता है, ये जाकर कोलिजनेज एंजाइम रिलीज़ करने लगेगा। कोलिजनेज एंजाइम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है एंजाइम्स का काम ही तो है तोड़ना फोड़ना, है ना, ब्रेक डाउन करना। फिर यह क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा होल बनाता है जिससे वो ये यहाँ से रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल यहाँ से रिलीज़ होने के बाद इस इंटरस्टिशियल एरिया में आ जाता है। बट इसको पता नहीं कि इसको यहाँ पर जाना है। ये जो हमारे सेल हैं समझो, ये यहाँ पर इसकी ज़रूरत है ना, ये हीरो है और ये इसकी हीरोइन है, ये यहाँ पर है। लेकिन ये बेचारा जो हीरो है ना, चलो सपोज़ ये सलमा खान है, एक नया मूवी आया हुआ है सलमा खान का, ये सलमा खान है। बट इसमें जो ये सलमा खान है ये अंधा है, ठीक है, ये दिखता नहीं। हाँ, इसको सुनाई तो देता है लेकिन ये बेचारा, इसको कुछ नज़र नहीं आता। और इसकी जो करीना कपूर है ये यहाँ पर है। ये यहाँ से तो रिलीज़ होकर आ ही गया लेकिन इसको पता नहीं कि इसको यहाँ जाना है। ये यहाँ गलत जगह पर भी जा सकता है। तो इसको यहाँ पर आना है ना, तो वो किस तरह आता है मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आप ये जान लें कि जो वाइट ब्लड सेल था ये वस्कुलर एरिया से इंटरस्टिशियल एरिया में आया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेजेशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है डायपिडेसिस, या फिर हम इसको ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों टर्म हम इसके लिए यूज़ करते हैं जब वाइट ब्लड सेल वस्कुलर एरिया से इंटरस्टिशियल एरिया में आया। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावेजेशन या फिर डायपिडेसिस या फिर ट्रांसमाइग्रेशन। अच्छा जी, अब ये कीमोटैक्सिस है क्या। कीमोटैक्सिस केमिकल मेडिएटर हैं जो वाइट ब्लड सेल को सेंस देते हैं कि आपने इधर जाना है या उधर या उस तरफ जाना है, ठीक है। कीमोटैक्सिस एन फॉर्माइल मेथियोनिन अमीनो एसिड हैं, या फिर ल्यूकोट्रिन B4, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी हो सकते हैं, ठीक है। C5a कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी कीमोटैक्सिस होते हैं। अब कीमोटैक्सिस दो टाइप के हैं, एक तो है एक्सोजीनियस कीमोटैक्टिक एजेंट, दूसरा है एंडोजीनियस कीमोटैक्टिक एजेंट। एक्सोजीनियस कीमोटैक्टिक कौन से हैं, वो हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाहर का कोई हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारे बॉडी का तो पार्ट नहीं है ना, वो बाहर का है ना। तो बाहर से आकर ये बैक्टीरिया बाहर से आकर और इस तरह के कीमोटैक्टिक एजेंट अगर रिलीज़ करें ना, जैसे कि एन फॉर्माइल मिथियोनिन अमीनो एसिड, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारे अपने सेल्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये जो क्या हुआ, इनको क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस कीमोटैक्टिक एजेंट। और अगर हमारे सेल जो हैं, इंजर्ड सेल हैं, वो कीमोटैक्टिक एजेंट प्रोड्यूस करें, इनको हम क्या कहते हैं, एंडोजीनियस कीमोटैक्टिक एजेंट, जिसमें हमने कहा कि ल्यूकोट्रिन B5 या फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 5a। तो अब हुआ क्या, मैंने पहले बताया ना,
के वाइट ब्लड सेल है वो उस वस्कुलर एरिया से बाहर निकल कर इस एरिया में आया ना, यहाँ पर आ गया। अब ये सलमा खान जो है बेचारा, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बेचारा है अंधा, लेकिन बेरा तो नहीं है ना। यहाँ पर ये करीना कपूर को तो नज़र आ रही है कि वो रहा मेरा हीरो वहाँ खड़ा है। तो ये क्या कहते हैं, ये आवाज़ देता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। ये आवाज़ इसके क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूकोट्रिन B4, ठीक है। ये ल्यूकोट्रिन B4, अगर सलमा खान इस मूवी में, सलमा खान जो है मॉन्स्टर है, ठीक है। उसके 2 कान नहीं, उसके बहुत सारे कान हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे कान हैं। सलमा खान को इस मूवी में मॉन्स्टर बनाया है। तो यहाँ पर जब करीना कपूर उसको आवाज़ देती कि मैं यहाँ हूँ, इस तरफ आ जाओ, तो ये जो ल्यूकोट्रिन है यहाँ से रिलीज़ हुआ ना, इस इंजर्ड सेल से रिलीज़ हुआ। अगर ये ल्यूकोट्रिन इस रिसेप्टर पर बाइंड किया तो जो यहाँ पर ना फ्रंट वाले एरिया में अगर इस रिसेप्टर ने यहाँ पर आकर बाइंड किया तो ये जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल इस डायरेक्शन में आना शुरू करेगा। और इनकेस अगर ये करीना यहाँ पर होती ना, करीना कपूर, तो यहाँ से अगर आवाज़ देती तो ये न्यूट्रोफिल यहाँ पर आकर बाइंड करती इस रिसेप्टर में, तो जो ल्यूकोट्रिन जो है यहाँ पर आकर बाइंड करते, तो फिर ये जो न्यूट्रोफिल है ना, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। और इनकेस अगर करीना कपूर यहाँ पर होती ना, यहाँ पर कैद होती, तो फिर यहाँ से वो क्या करती, ल्यूकोट्रिन रिलीज़ करती और ये आवाज़ इसके इस कान पे आकर सलमा खान के कान में पहुँचता, तो सलमा खान यहाँ पर भागता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि न्यूट्रोफिल जो हैं, जहाँ पर इनके जो कीमोटैक्सिस है ना, ये उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होकर उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो अब होता कि इसके अंदर, चलो हमने ऊपर का तो प्रोसेस देख लिया, अब सलमा खान के अंदर क्या चल रहा है, कि क्या फील कर रहा है कि उसकी हीरोइन जो है कैद है, ठीक है। अब अंदर का प्रोसेस हम पढ़ते हैं। ये है न्यूट्रोफिल ना, सलमा खान तो अब होता क्या है, ये जो है रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर कौन सा है, ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, जिसको हम सर्पेंटाइन्स रिसेप्टर भी कहते हैं या फिर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी कहते हैं, जो अंदर से जी प्रोटीन के साथ ये ना कनेक्ट है। तो जब ल्यूकोट्रिन B4 यहाँ पर आकर इसने बाइंड किया ना, ल्यूकोट्रिन B4 ने यहाँ पर आकर बाइंड किया, फिर इसके बाद हुआ क्या, एक मिनट, इसके बाद होता क्या है कि ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन ने क्या किया, हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स है ना, हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंजाइम्स है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम्स है। तो ये जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ ना, ये ल्यूकोट्रिन B4 आया, इसने ये रिसेप्टर के ऊपर इसने बाइंड किया। बाइंड करने के बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। जी प्रोटीन ने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंजाइम था, इस एंजाइम को एक्टिवेट किया। ये कौन सा एंजाइम था, फॉस्फोलाइपेज C, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम। जैसे ही फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट हुआ, इसने यहाँ पर, ये जाहिर सी बात है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स मौजूद हैं। तो वो क्या करता है, इस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है 2 कंपोनेंट में। एक तो हमारे पास आया IP3 एंड सेकंड क्या आया, डैग, ठीक है, डैग। IP3 को हम क्या कहते हैं, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। एंड ये डे क्या है, इट इज़ अ डाईएसाइल ग्लाइसरॉल, ठीक है, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाईएसाइल ग्लाइसरॉल। ये दोनों जब एक्टिवेट हो गए तो इसने क्या किया, इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर क्या स्टोर है, ये क्या है, ये कैल्शियम है। जब आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा, और इसके अलावा सॉरी, यहाँ पर जो है ना, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ये जो है कैल्शियम पंप मौजूद है, कैल्शियम चैनल। तो होता क्या है, जब आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होता है तो ये जाकर इस पंप को, इस चैनल को स्टिमुलस करता है। फिर इसके अंदर जो कैल्शियम थे, ये कैल्शियम इस चैनल के ज़रिए रिलीज़ होकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद ये क्या करते हैं, ये कॉल मॉड्यूलेंट्स, यहाँ पर कॉल मॉड्यूलेंट्स है, उनको उनके ऊपर बाइंड करते हैं। और दूसरा यहाँ पर सेल के अंदर हमें पता है कि क्या मौजूद है, प्रोटीन काइनेस A, ठीक है, प्रोटीन काइनेस C मौजूद है।
ओके, तो ये जो कैल्शियम यहाँ से रिलीज़ हुआ, कैल्शियम रिलीज़ होने के बाद ये जाकर बाइंड करता है कार्मोड्यूलिन पर और स्टिमुलस करता है प्रोटीन काइनेस सी। फिर प्रोटीन काइनेस सी फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करने लग जाता है। फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट करने के बाद जो प्रोडक्शन हमें मिलती है वो क्या है, एक्टिन। ठीक है, एक्टिन। अब होता क्या है, एक्टिन का काम क्या है, क्योंकि सलमा खान को यहाँ पर आना है ना, तो वो बेचारा सोच रहा है कि मैं किस तरह आ जाऊँ, वो अपनी फीलिंग्स के थ्रू आएगा। जैसे ये न्यूट्रोफिल है ना, तो इस तरफ इसको आना है ना, तो एक्टिन जो है वो इस तरफ मूव करते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स बनाने के बाद ये जब आगे की तरफ अपना एक्टिन बनाएंगे, पीछे की तरफ रिमूव करेंगे, फिर इस तरह पीछे की तरफ मूव करेंगे। फिर जैसे ही ये न्यूट्रोफिल आगे आएगा, फिर दोबारा फॉरवर्ड में ये फिर से एक्टिन बनाएंगी और पीछे का जो हिस्सा है इस एक्टिन को रिमूव करते जाएंगे। फिर जो न्यूट्रोफिल है ये मूव करते हुए आगे आएगा, फिर फ्रंट में ये एक्टिन्स बनाएंगे और पीछे ये अपने पीछे का पार्ट रिमूव करते हैं। फिर इसी तरह जो ये न्यूट्रोफिल है वो अपनी डेंसिटी में पहुंच जाएगा और यहाँ पर अपनी हीरोइन के पास आ जाएगा। यहाँ पर तो हमने क्या पढ़ा, वाइट ब्लड सेल इवेंट या फिर सेलुलर इवेंट ना, वाइट ब्लड सेल इवेंट या फिर सेलुलर इवेंट। आगे का जो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आ जाते हैं और वाइट ब्लड सेल किस तरह बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करता है, या फिर ये जो हमारे पास नेक्रोटिक सेल थे इसको किस तरह फैगोसाइटोसिस होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।